नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास को, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि, भारत के इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव रहा है और विविधता में एकता से भरा अपना देश भारत। किसी भी देश के इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना अधूरा है। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन करना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझ पाना अति आवश्यक है, क्योंकि भारतवर्ष के भूगोल का इसके इतिहास पर प्रभाव प्रत्येक स्थल एवं घटनाओं पर अंकित है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप हिंदुओं में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत की भूमि या भारत का देश भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे जम्बूद्वीप का एक भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा गया है जहां पर ईसा पूर्व 3री सदी में महान मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। हिंदू शब्द की उत्पत्ति महान सिंधु नदी से हुई है। पुरातन साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन 5 भागों में किया गया है, जिसमें पहला है उत्तर, दूसरी है मध्य, तीसरी है पूर्व, चौथी है पश्चिम और 5वीं है दक्षिण। यानी जो 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक जो 5वां विभाजन है वो है मध्य। जबकि भारत को मुख्यतः स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है उत्तर में पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इस भाग में वर्तमान कश्मीर, शिवालिक, टेहरी, कांगड़ा, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम एवं भूटान स्थित है। इस भाग को पुराणों में पर्वताश्रयीन नाम से संबोधित किया गया है। यह पर्वतीय प्रदेश लगभग 1500 मील लंबा एवं 160 से 200 मील तक चौड़ा है। और सेकेंड है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि एवं अत्यधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इस मैदानी भाग की सिंचाई सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा होती है। राजपूतानों का रेगिस्तान भी इसी भाग में सम्मिलित है। और थर्ड है मध्य भारत एवं दक्षिण के पठारी भाग में बहने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। शेष नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस भाग में स्थित विंध्याचल पर्वतमालाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, भारत को 2 भागों उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करती है। इस भाग में बहने वाली नदियां प्रायः शुष्क मौसम में सूख जाती है। और फोर्थ है दक्षिण के लंबे एवं संकरे समुद्री मैदानी भाग के कोकण एवं मालाबार तट के संपन्न बंदरगाह स्थित है। इसी भाग में कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी के अत्यधिक उपजाऊ डेल्टा भी सम्मिलित है। दक्षिण का यह समुद्री मैदान करीब 1000 मील लंबा है। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत महान प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा विदेशी आक्रमणों से करता रहा है। हिमालय के समान अभेद सीमा प्रकृति ने किसी और देश को प्रदान नहीं करा है। कालिदास ने हिमालय के विषय में कहा है कि पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए 2 समुद्र के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान एवं हिंदुकुश जैसे कम ऊंचाई वाले पर्वत में कई ऐसे दर्रे हैं जिनसे होकर ग्रीक, शक, कुषाण, हुन, अरबी, तुर्क, मंगोल, अफगान एवं मुगल भारत पर आक्रमण किए हैं। इस भाग के मुख्य दर्रे खैबर, कुर्रम, बोलन, टोची, गोमल आदि है। हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी दर्रों को पार करना अत्यंत कठिन है। इन दुर्गम पहाड़ी दर्रों को पार कर वर्मा पर अधिकार करने का प्रयास कभी किसी भारतीय शासक ने नहीं करा है। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं ने इन दर्रों को पार करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप काफी लोग मार्ग में ही काल कवलित हो गए। सिंधु एवं गंगा के मैदान चूंकि बहुत ही उपजाऊ एवं समृद्धिशाली थे, इसलिए इसी भाग में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। भारत के इसी प्रदेश से अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक विचार अद्भुत हुए हैं। यहीं पर बौद्ध एवं जैन धर्मों का विकास हुआ है। यहीं पर सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा जैसे महान शिक्षा के केंद्रों की स्थापना हुई है। इस भूभाग में बहने वाली नदियां चूंकि संचार के तरल साधन के रूप में उपलब्ध थी, इस कारण पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली, सुल्तान एवं लाहौर जैसे बड़े नगरों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है।
सतलज एवं यमुना नदियों के मध्य का क्षेत्र जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से कुरुक्षेत्र एवं राजपूताना तक फैला हुआ है, पर कब्जा करने हेतु महाभारत एवं पानीपत की महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई। उत्तर भारत की राजनीतिक उथल पुथल का दक्षिण भारत पर जरा से भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण द्रविड़ संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति अगस्त ऋषि द्वारा लाई गई। जब भी भारतीय संस्कृति को विदेशी आक्रामकताओं ने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, ऐसे कठिन क्षणों में दक्षिण ने अपने दामन में इस संस्कृति को छिपाकर इसकी रक्षा करी है। जिस समय बौद्ध मत उत्तर भारत में अपने चरम सीमा पर थी, उस समय दक्षिण ने हिंदू मत को पनाह देकर उसकी रक्षा करी। कालांतर में जैन मतावलंबियों को भी दक्षिण में ही शरण मिली। दक्षिण भारत के समुद्र तटों पर स्थित बंदरगाहों से भारत का विदेशी व्यापार फला फूला। विशाल क्षेत्रफल वाला देश भारत रूस के बिना यूरोप महाद्वीप जैसा है। यहाँ की जनसंख्या के विषय में ईसा पूर्व 5वीं सदी में इतिहास के जनक हेरोडोटस ने कहा, हमारे ज्ञात राष्ट्रों में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। विशाल जनसमूह वाले इस देश में विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग रहते हैं। इनके द्वारा लगभग 220 भाषाएं बोली जाती है। भारतवर्ष एवं भारत संतति में भारतवर्ष की मूलभूत एकता दृष्टिगोचर होती है। महाकाव्यों एवं पुराणों में भी इन शब्दों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। यानी वह देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष कहा जाता है, जहाँ की संतान भारती कहलाती है। धर्मशास्त्रियों, राजनीतिकों, दार्शनिकों एवं कवियों के मन में एकता की ऐसी भावना घर किए हुए थी कि उन्होंने हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई सहस्त्र योजना भूमि को एक ही चक्रवर्ती सम्राट के राज के योग बताया है। एक चक्रवर्ती सम्राट से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने राज्य को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वर तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की तराई से लेकर पश्चिम में 7 मुखों वाली सिंधु नदी की भूमि तक फैलाएं। ईसा पूर्व 3री सदी तक सारे भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र भाषा प्राकृत का प्रयोग किया जाता था, पर कालांतर में यह समान संस्कृत भाषा को प्राप्त हुई। रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों को देश के हर कोने में सम्मान मिला हुआ है। जाति प्रथा, ब्राह्मण, गायों एवं वेदों को पूरे देश में सम्मान प्राप्त था। पूरे भारत में करीब एक ही तरह के त्योहार एवं उत्सव मनाए जाते थे। एक ही ईश्वर की पूजा विभिन्न नामों से देश के कोने कोने में की जाती थी। तीर्थ स्थल उत्तर में हो या दक्षिण में, सभी दर्शनार्थी इनकी यात्रा पर जाया करते थे। इस प्रकार तमाम विसंगतियों के बाद भी भारत की एकता अछूत रही। इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हम सबों ने देखा कि भारत के इतिहास में भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या रहा, भारत के इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव रहा, और अंत में हम सबों ने डिस्कस करा कि कैसे भारत विविधता में एकता से परिपूर्ण रहा है। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।